डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको अध्ययन कराया है बहुलक का ही हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया, बहुलक को निकाल के भी बताया, क्योंकि निरीक्षण विधि से हमने बहुलक को ज्ञात किया था। और बहुलक को जेड संकेताक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, यदि दो या दो से अधिक चर मूल्यों की आवृत्तियाँ अधिकतम हों तो बहुलक का निर्धारण कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में समंक श्रेणी में उतने ही बहुलक होंगे जितनी अधिक आवृत्तियाँ होंगी। ऐसी समंक मालाएं द्विबहुलक यानी बी मॉडल, त्रिबहुलक ट्राई मॉडल या अनेक बहुलक वाली मल्टी मॉडल श्रेणियां कहलाती हैं। अब देखिए, अब तक हमने बहुलक के अंतर्गत खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में अध्ययन किया था। अब हम जो अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत सतत या अविच्छिन्न श्रेणी में बदलना। जब श्रेणी में कोई भी व्यक्तिगत मूल्य एक से अधिक बार न पाया जाए तो उसे अविच्छिन्न आवृत्ति बंटन के रूप में बदलकर अधिकतम आवृत्ति वाला वर्गांतर ज्ञात कर लेना चाहिए। फिर इस बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास में बहुलक का मूल्य एक सूत्र के प्रयोग द्वारा निश्चित करना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वह है मध्य का व समांतर माध्य के आधार पर बहुलक का निर्धारण। अब देखिए, मध्य का और समांतर माध्य के आधार पर हम बहुलक का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसे जानते हैं। यदि व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य का यानी मीडियन नंबर, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन नंबर, इसे प्रदर्शित करते हैं m से। समांतर माध्य जो अर्थमेटिक मीन है यानी मैटिक मीन, जिसे हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, तथा बहुलक जो मोड है यानी बहुलक मोड, और मोड को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इन तीनों ही ज्ञात करने हों तो इन तीनों के पारस्परिक संबंध पर आधारित अग्रांकित यानी आगे हम जो सूत्र लिख रहे हैं उस सूत्र द्वारा बहुलक का अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए कैसे बहुलक का अनुमान लगाते हैं, तो z इजिकल टू 3m माइनस 2x बार, यह फॉर्मूला है। यानी इस सूत्र के माध्यम से हम बहुलक का निकाल सकते हैं। लेकिन इस सूत्र द्वारा बहुलक का अनुमान केवल असाधारण स्थिति में ही किया जाता है।
यह सूत्र इस समानता पर आधारित है कि एक थोड़े विषम बंटन में क्या होगा, अगर थोड़ा विषम बंटन है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा x बार माइनस जेड इजिकल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस m। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो श्रेणी आती है वह आती है खंडित श्रेणी, जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि खंडित श्रेणी होती क्या है। तो देखिए, खंडित समंक श्रेणी में बहुलक निरीक्षण द्वारा ज्ञात हो जा सकता है या समूहन विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि खंडित समंक श्रेणी में बहुलक निरीक्षण द्वारा ज्ञात हो सकता है या समूहन विधि द्वारा ज्ञात हो सकता है। तो मैं आपको निरीक्षण विधि मैंने आपको इससे पहले बताई है, और अब हम जो आपको बताएंगे वह बताएंगे समूहन विधि से बहुलक को ज्ञात करना। अब देखिए निरीक्षण विधि क्या है। पहले तो ये है कि निरीक्षण से हम ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन निरीक्षण विधि है क्या। तो देखिए यानी इंस्पेक्शन मेथड, यह रीति तब अपनाई जाती है जब खंडित श्रेणी की आवृत्तियां नियमित हों, अर्थात श्रेणी के आरंभ से आवृत्तियां निरंतर बढ़ती रहें। अधिकतम आवृत्तियां या अधिकतम आवृत्ति लगभग केंद्र में हो और उनके बाद से या उसके बाद से आवृत्तियां निरंतर घटने लगें। ऐसी श्रेणी में अधिकतम आवृत्ति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। निरीक्षण द्वारा उसका मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखिए हम निरीक्षण विधि से ज्ञात करेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। चलिए निरीक्षण विधि से ज्ञात करते हैं। एक कक्षा के 50 छात्रों का भार केजी में दिया हुआ है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। यानी कक्षा के 50 छात्र हैं, उनका भार किलोग्राम में दिया हुआ है और इन भारों से हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखेंगे भारों के बाद में छात्रों की संख्या भी होगी और छात्रों की संख्या। अब देखना है कि 50 छात्र कौन कौन से हैं। तो देखिए यानी कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका वजन 48 किलोग्राम है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका वजन 49 किलोग्राम है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका वजन 50 किलोग्राम है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका वजन 51 किलोग्राम है और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका वजन 52 किलोग्राम है और कुछ हैं जिनका 53 किलोग्राम वजन है। अब देखिए जिनका 48 किलोग्राम वजन है उन छात्रों की जो संख्या है वह है 4। 49 किलोग्राम वजन वाले छात्रों की संख्या है
10। 50 किलोग्राम वाले वजन वाले छात्रों की संख्या है 20। 51 किलोग्राम भार वाले वजन वाले छात्रों की संख्या है 11। 52 किलोग्राम वजन वालों की संख्या है 3 और 53 किलोग्राम वजन वालों की संख्या है 2। अब देखिए यहाँ एक चीज़ स्पष्ट है कि जो छात्र जिनका वजन 48 किलोग्राम है उन 50 छात्रों में ऐसे 4 छात्र हैं। कितने हैं? 4। जिन छात्रों का वजन 49 किलोग्राम है ऐसे छात्र 50 छात्रों में से उनकी जो संख्या है वह है 10। जिन छात्रों का वजन 50 किलोग्राम है उन 50 छात्रों में से वो छात्र 20 हैं जिनका वजन 50 किलोग्राम है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सभी छात्रों का ही वजन 50 किलोग्राम हो, या सभी का वजन 48 किलोग्राम हो, या सभी का वजन 51 किलोग्राम हो। लेकिन हाँ, कुछ अंतर जरूर हो सकता है। तो 51 किलोग्राम वजन वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 11 है। 52 किलोग्राम वजन वाले छात्र कुछ कम होंगे तो वहाँ 3 हैं, और जिनका 53 किलोग्राम वजन है उनकी संख्या है 2। यानी 4 और 10 14, 14 20 34, 34 और 11 45 और 5 50, 50 छात्र हैं। अब बात ये आती है कि इसमें बहुलक कौन सा है। तो देखिए, हम बार बार एक ही बात कहते हुए चले आ रहे हैं कि जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो वही बहुलक है। अब यहाँ देखते हैं आवृत्ति सर्वाधिक किसकी है। 20 छात्र ऐसे हैं जिनका वजन 50 किलोग्राम है। तो बहुलक जो होगा यानी जो Z होगा, Z इजिकल टू क्या होगा 50। यानी 50 किलोग्राम वजन वाले जो छात्र हैं, 50 किलोग्राम वजन वाले जो छात्र हैं उनकी जो संख्या है वह कितनी है 20 है। तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक कौन सा है 50 किलोग्राम। अब एक और हम उदाहरण से समझ सकते हैं, या आप अपने तरफ से भी इसे निकाल सकते हैं। कोई भी अपने मन से फॉर्मूला रख लीजिए, मूल्य रख लीजिए। मान लीजिए 30 छात्र ऐसे हैं जिनका वजन एक छात्र का मतलब 48 किलोग्राम वजन वाले भी हैं, कुछ 49 किलोग्राम वजन वाले भी हैं, कुछ 50 किलोग्राम वजन वाले भी हैं, कुछ 51 किलोग्राम वजन वाले भी हैं, कुछ 52 किलोग्राम वजन वाले भी हैं, और कुछ 53 किलोग्राम वजन वाले भी हैं। तो मैंने 6 कैटेगरी में देखा। देखिए, अब जो इनका भार 48, 49, 50, 51, 52, 53 और आवृत्तियाँ देखते हैं, यानी कितने किलोग्राम वजन वाले कितने बच्चे हैं। तो आवृत्तियों में देख लीजिए वापस। आवृत्तियों में 48 किलोग्राम वजन वाले छात्रों की संख्या है 2, 49 किलोग्राम वजन वाले छात्रों की संख्या है 5, 50 किलोग्राम वजन वाले छात्रों की संख्या है 8 और 51 किलोग्राम वजन वाले छात्रों की संख्या है 18। अब 18, 8, 26, 26 और 5, 26 और 5 हुए आपके साथ 31, 31 और 2 33। यहाँ कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका 2 किलोग्राम
ही वजन है और एक छात्र ऐसा है जिसका 1 ही किलोग्राम वजन है। अब जो छात्रों की संख्या है वह कितनी होगी, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 8 33, 33 और 2 35 और 1 36, यानी 36 छात्र हैं। अब इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक लगातार एक ही बात हम कह रहे हैं कि जिस की आवृत्ति सर्वाधिक हो, यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को क्या बोलते हैं हम, QUENCY, यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता किसकी ज़्यादा है, 51 किलोग्राम वजन वाले की ज़्यादा आवृत्ति है, यानी 18 छात्र हैं। तो बहुलक जो होगा Z क्या होगा, 51 होगा। लो निकल गया। आगे और किसी भी तरह से मान लीजिए कुछ छात्र दिए हुए हैं, उनका कोई वजन दिया हुआ है, तीस, 32, 34, 36, 38, 40 ये छात्र हैं। देखिए 30 किलोग्राम वजन वाले छात्रों की संख्या 2, 32 किलोग्राम वजन वाले छात्रों की संख्या 4, 34 किलोग्राम वजन वालों की संख्या 8, 36 किलोग्राम वजन वालों की संख्या 12, 38 किलोग्राम वजन वालों की संख्या 8, 40 किलोग्राम वजन वालों की संख्या 2। अब देखिए बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो निरीक्षण विधि से ही स्पष्ट हो रहा है कि बहुलक कौन सा होगा। तो जहां आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता ज़्यादा जिसकी है वही बहुलक है। तो 36 किलोग्राम यानी Z 36 किलोग्राम वजन वालों की जो संख्या है कितनी है, 12। तो 12 वाला जो नंबर दिया हुआ है वही बहुलक है। और एक अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसके साथ ही हम दूसरी विधि पर पहुंचते हैं और वह दूसरी विधि है समूहन विधि। अब यह समूहन विधि क्या है, पहले हमें समूहन विधि को समझना अति आवश्यक है कि समूहन विधि से हम बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए समूहन विधि यानी ग्रुपिंग मेथड, हमें ग्रुप बनाने होते हैं और उससे हमें बहुलक को ज्ञात करना होता है। तो देखिए जब आवृत्तियाँ अनियमित होती हैं, यानी ये स्पष्ट ना हो कि बहुलक यानी आवृत्ति किसकी ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ 10 होता, यहाँ भी 10 होता, तब आप क्या करते, तो हमें समूहन विधि से ज्ञात करना होगा। अब देखिए जब आवृत्तियाँ अनियमित होती हैं और अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करना कठिन हो जाता है, तो मान लीजिए यहाँ 34 वाले भी 10 हैं, 36 वाले भी 10 हैं, तो अब हम कैसे क्लियर करते कि बहुलक कौन सा है। तो इसके लिए हमने समूहन विधि से इस चीज़ को निकालेंगे। तो देखिए समूहन रीति का प्रयोग करना कठिन हो जाता है तो समूहन रीति का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार समझें कि जब आवृत्तियाँ अनियमित होती हैं और अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करना कठिन हो जाता है तो समूहन रीति का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है, तब समूहन रीति का हम प्रयोग करते हैं। आवृत्तियाँ अनियमित तब मानी जाती हैं, कब मानी जाएंगी, तो देखिए आवृत्तियाँ अनियमित कब मानी जाएंगी, यह एक और चीज़ स्पष्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को का नंबर दिया है कि आवृत्तियाँ कब अनियमित मानी जाएंगी, का वे अनियमित रूप से कभी बढ़ें और कभी घटें, वे
अनियमित रूप से कभी बढ़ जाएं और कभी घटें यानी कम हो जाए। खा, अगर आवृत्तियां अनियमित रूप से कभी बढ़ रही हैं और कभी घट रही हैं तो हमें समूहन विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दूसरा, अधिकतम आवृत्तियां क्या? अधिकतम आवृत्तियां क्या हों? अधिकतम आवृत्तियां 2 या 2 से अधिक स्थानों पर हों। 2 या 2 से अधिक स्थानों पर हों तो हमें समूहन विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, गा, अधिकतम आवृत्ति केंद्र क्या है? अधिकतम आवृत्ति केंद्र कैसा हो? अधिकतम आवृत्ति केंद्र में ना होकर कैसी हूं? समूह के लगभग आरंभ या अंत में। समूह के लगभग आरंभ में या अंत में हों तो क्या होगा? तो हमें समूहन विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, अधिकतम आवृत्ति के एक ओर की यानी अधिकतम आवृत्ति के एक ओर की क्या हो? आवृत्तियां दूसरे ओर की आवृत्तियों से बहुत भिन्न हों तो भी हमें समूहन विधि का उपयोग करना ही पड़ेगा। अब देखिए 4 स्थितियां हैं। अगर ये 4 स्थितियां किसी भी वर्ग में बनती हैं तो हमें समूहन विधि का ही उपयोग करना पड़ेगा। यानी पहली है, वे अनियमित रूप से कभी बढ़ जाएं और कभी घट जाएं तो हमें समूहन विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, अधिकतम आवृत्तियां 2 या 2 से अधिक स्थानों पर हों। जैसे मैंने अभी आपके समक्ष रखा था, 2 जगह पर 10-10 लिख दिए थे, तो इसमें स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कौन सा बहुलक होगा। ऐसी स्थिति यानी अधिकतम आवृत्तियां 2 या 2 से अधिक स्थानों पर हों तो समूहन विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, अधिकतम आवृत्ति केंद्र में ना होकर समूह के लगभग आरंभ या अंत में हो तो भी हमें समूहन विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अधिकतम आवृत्ति के एक ओर आवृत्तियां दूसरे ओर की आवृत्तियों से भिन्न हों,
बहुत भिन्न हों तो भी हमें समूहन विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और समूहन विधि का ही प्रयोग करके हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में बहुलक को ज्ञात करने में बहुत ही कठिनाई होती है। अब देखिए, अनियमित आवृत्तियों वाले खंडित बंटन में इस रीति का या इस रीति द्वारा बहुलक ज्ञात करने की विधि कैसी है? बहुलक ज्ञात करने की जो विधि है वो देखिए कैसे है। सर्वप्रथम हमें एक सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। क्या करना है? सर्वप्रथम सारणी बनाई जाती है जिसमें चर मूल्यों के अतिरिक्त आवृत्ति के 6 खाने बनाने पड़ते हैं। कितने खाने बनाने पड़ते हैं? 6 खाने खींचे जाते हैं, और इन 6 खानों में आवृत्तियों का 2-2 और 3-3, 2-2 और 3-3 के समूहों में समूहन निम्न क्रम से किया जाता है। अब देखिए वह क्रम क्या है समूहन और समूह बनाने का, तो देखिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। यह क्लियर भी करना हमारे लिए अति आवश्यक होगा, तो करते हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या करना है, नंबर 1 यानी जो प्रथम खाना है, प्रथम खाने या कॉलम, फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, देखिए में फर्स्ट कॉलम में क्या है, आरंभ से क्या करना है, 2-2। क्या करना है, आरंभ से या प्रथम खाने में प्रश्न में दी हुई, प्रथम खाने में प्रश्न में दी गई या दी हुई, प्रश्न में दी गई आवृत्तियां, क्या आवृत्तियों को क्या करना है, आवृत्तियों को लिखना है। क्या करना है, आवृत्तियों को लिखना है। अब देखिए द्वितीय खाना, द्वितीय खाने में यानी सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में क्या होगा, सेकंड कॉलम में देखिए आरंभ से 2-2 आवृत्तियों के जोड़ लिए जाते हैं। आरंभ से 2-2 आवृत्तियों के क्या लिए जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं। थर्ड देखिए तृतीय खाने में, तृतीय खाने में यानी थर्ड कॉलम में क्या होगा, थर्ड कॉलम में पहले की, थर्ड कॉलम में फर्स्ट की क्या होगा, फर्स्ट कॉलम की सबसे पहली आवृत्ति को छोड़कर सबसे पहली आवृत्ति को क्या कर दें, छोड़कर फिर क्या करना है,
दो दो के जोड़े बनाने हैं, छोड़कर दो दो आवृत्तियों के दो आवृत्तियों के जोड़े बनाने हैं। अब देखिए फिर आता है चौथा खाना, यानी चौथे खाने में। अब चौथे खाने में यानी जो फोर्थ है, इसमें क्या है, चौथे खाने में क्या करना है, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं हमें। क्या करना है, चौथे खाने में कॉलम 1 की यानी फर्स्ट कॉलम की क्या करना है, 3 आवृत्तियों के जोड़े बनाने हैं। कितने, 3 आवृत्तियों के जोड़े बनाने हैं। नेक्स्ट पांचवें खाने में क्या है, पांचवें खाने में यानी जो फिफ्थ है, इसमें क्या करना है, ऊपर से एक नीचे से एक, यानी ऊपर और नीचे से एक एक छोड़ते हुए ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ते हुए फिर 3 के ही जोड़े बनाने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए छठवें में, यानी जो छठा खाना है उस खाने में क्या करना है, छठे खाने में वापस में कौन सा, फर्स्ट वाले के 2 खानों को, पहले इसमें भी फर्स्ट वाले का 1 खाना छोड़ना था, अब 2 खाने छोड़ने। फर्स्ट के 2 खाने को छोड़ते हुए तीन के जोड़े बनाने हैं। जब इसमें भी ये जोड़े बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, आवृत्तियों का इस प्रकार का जो समूह है उस या समूहन करने के बाद प्रत्येक कॉलम की अधिकतम आवृत्तियों या आवृत्ति के समूह को रेखांकित कर लिया जाता है तथा उन अधिकतम आवृत्तियों के चर मूल्यों को या चर मूल्यों पर चिन्ह लगाकर उनकी गणना कर ली जाती है। जिस मूल्य के सामने अधिकतम चिन्ह होते हैं वही बहुलक का मूल्य होता है। विभिन्न खानों की अधिकतम आवृत्तियों का विश्लेषण कर एक अलग सारणी बनाकर भी किया जा सकता है। इस प्रकार समूहन का उद्देश्य अनियमित आवृत्ति वाले बंटन में आवृत्तियों का जमाव चिन्ह या जमाव बिंदु निश्चित करना होता है। अधिकतम आवृत्तियां निर्धारित करने में निकटतम आवृत्तियों का बहुत प्रभाव पड़ता है और अनियमित श्रेणी में बहुलक अधिकतम आवृत्ति का मूल्य न होकर ऐसी आवृत्ति का मूल्य हो सकता है जिसके आसपास अधिक आवृत्तियों का जमाव हो। समूहन से सारी स्थिति हम स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम समूहन विधि से बहुलक को ज्ञात करना
करेंगे तो कैसे करेंगे बहुलक को ज्ञात, देखिए। देखिए किसी कॉलेज के 230 छात्रों का या 230 छात्र हैं जिनके कॉलर की माप दी हुई है। क्या है? कॉलर है, कॉलर की माप दी हुई है। उन माप से हमें बहुलक ज्ञात करना है कि उनका बहुलक क्या है। देखिए कॉलर की माप, बत्तीस कुछ छात्र हैं जिनकी कॉलर की माप 32 सेंटीमीटर है, कुछ छात्र हैं जिनकी 33 सेंटीमीटर है, कुछ छात्र हैं जिनकी 34 सेंटीमीटर माप है, कुछ छात्र हैं जिनकी 35 सेंटीमीटर है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी 36 सेंटीमीटर है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी 37 सेंटीमीटर है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी 38 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 39 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 40 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 41 है। अब देखिए ये तो रही माप। अब हम देखते हैं कि आवृत्तियाँ क्या है। तो मैं फर्स्ट कॉलम जो बना रहा हूँ इसमें हम लेंगे आवृत्तियाँ। ये क्या है? कॉलम फर्स्ट, और ये आवृत्तियों का कॉलम है। किसका? आवृत्तियों का, यानी फ्रीक्वेंसी। किसका? FREQUENCY। अब देखिए फर्स्ट कॉलम जो मैंने लिया है फर्स्ट, इसमें हमें जो आवृत्तियाँ दी हुई हैं उन आवृत्तियों को लिखना है। तो देखिए 32 सेंटीमीटर वाले जो छात्र हैं उन छात्रों की जो संख्या है वो 230 छात्रों में ऐसे हैं जिनकी 32 सेंटीमीटर कॉलर की माप है, वह हैं 7। 230 छात्र में जिनकी माप 33 सेंटीमीटर है वह हैं 14। कितने? 14। अब देखिए 34 सेंटीमीटर वालों की माप है 30 संख्या, 35 वालों की संख्या है 28 और 36 वालों की संख्या है 35, 37 वालों की संख्या है 34, 38 वालों की संख्या है 16, 39 वालों की संख्या है 14 और 40 वालों की संख्या है 36 और आपके 41 वालों की जो संख्या है वह है 16 और टोटल हुए 230। अब देखिए करना क्या है, समूहन विधि से जब हम ज्ञात करेंगे तो ये सेकंड जो कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में मैं क्या करूँगा, पहले ये वाले जो दो हैं यानी ये और ये यानी 35 34, इसके बाद 16 14 और 36 14, इनको देखते हैं तो 7 और 14 21 हुए, 30 28 यानी 58,
35 34 की 69, 16 14 30, 36 14 ये हो गए आपके 50। अब देखिए इसमें कहीं पर भी हम दूसरे कॉलम से भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से छात्र होंगे, कौन सा बहुलक होगा। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से एक छोड़ दूंगा। अब मैं 14 और 30 को लूँगा। किसको? 14 और 30। 14 30 कितने हुए? 44। अब मैं 28 से और 35 को कलेक्ट करूँगा। अब 28 35 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1 यानी 63। अब मैं 34 से और 16 को कलेक्ट कर लूँगा। 34 और 16 कितने हो जाएंगे? 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1 और ये 5 50 हो गए। अब वापस 14 और 36 को कलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि अब नीचे एक बच गया, ऊपर भी एक हो गया। तो 14 6 यानी 4 और 6 10 का 0 हासिल का 1 और 3 और 1 4 और 1 5, ये भी 50 हो गया। अब देखिए यहाँ भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है भाई। यहाँ 50 50 दो जगह आ गया, भले ही इसमें 63 ज़्यादा आ रहा है पर 50 50 दो जगह हो गया। अब फिर क्या करते हैं, ये जो कॉलम है ये वाला था हमारा थर्ड। अब देखिए थर्ड कॉलम में कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है। वापस क्या करूँगा, मैं फोर्थ कॉलम तैयार करूँगा और फोर्थ जो कॉलम है इसमें मैं क्या करूँगा, 3 3 के अब जोड़े बना डालूँगा। तो 7 14 और 30, 7 14 30 कितने हुए? 51। कितने? 51। 28 35 और 34 का जोड़ा बना डालूंगा। 28 35 और 34 का जोड़ा, तो 8 और 5 13, 13 और 4 17 के 7 हासिल का 1 और 3 और 3 6 और 3 9 97। अब मैं क्या करूँगा, 16 14 और 36 को ले लूँगा। 16 14 और 36, नीचे एक बच गया। चलिए 14 और 36 और 16, तो 6 और 4 10, 10 और 6 16 के 6 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6 66। अब यहाँ भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि बहुलक कौन से में है। ये आपकी कौन सा रहा कॉलम? फोर्थ रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्या करूँगा, फिफ्थ कॉलम में तैयार करूँगा। अब मैं ऊपर से एक छोड़ दूँगा और 14 से उठाना शुरू कर दूँगा। 14 30 और 28 को लूँगा। 14 30 और 28, 14 30 28 यानी 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1 2 और 3 5 और 2 7 72। अब मैं क्या करूँगा, 35 34 16 को लूँगा। 35 34 और 16, 35 34 और 16 यानी 5 और 4 9 9 6 15 के 5 हासिल का 1 और 4 और 3 7 और 1 8 85। अब इसे देखते हैं, एक जोड़ा ये भी बच गया। 14 36 और 14, देखिए 14 36 14 14 दूनी 28 यानी 4 और 6 10 और 4 14 के 4 हासिल का 1 2 और 3 5 और 1 6 64। भले ही इसमें ये हमें लग रहा है कि 85 में हो सकता है, पर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ही कम है। अब ये कॉलम क्या हुआ, 5वां कॉलम मैंने तैयार कर लिया है। इसमें भी स्थिति क्लियर नहीं हुई अभी तक।
अब देखिए छठा कॉलम में देखता हूँ और छठे कॉलम से हमें स्पष्ट ही करना होगा कि कौन से में बहुलक होगा। अब मैंने क्या किया था, पहले ऊपर से एक छोड़ दिया था, अब ऊपर से 2 को छोड़ दूंगा। अब मैं 30 से लूँगा और 30, 28 और 35 को ले लूँगा। 30, 28, 35। देखिए 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 93 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस 34, 16 और 14 को लूँगा, यानी 34, 16 और 14। 2 यहाँ भी छूट गए, 2 ऊपर भी छूट गए। अब देखिए 34, 16 और 14, तो 4 और 6 10, 10 और 4 14 के 4 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, ये कितना हुआ 64। अब यहाँ तक मैंने आपके समक्ष जो बनाया है, अब देखिए हमें यहीं पर क्लियर करना होगा कि अब बहुलक कहाँ है। अब देखिए 34 का जो शब्द है ये वाला, यानी इसमें प्रयोग हुआ, इसमें प्रयोग हुआ, इसमें भी प्रयोग हुआ है। 33 वाला जो 33 है, 34 का केवल 34 यानी यहाँ प्रयोग हुआ, तो 1 इसका आ गया। अब देखिए 35 जो शब्द है, 35 वाला है, उसमें आपका आएंगे 3। 35 कहाँ 35 इसमें भी यूज हुआ, इसमें भी यूज हुआ और इसमें भी हुआ, तो 1 2 और 3। वापस 36 को देखते हैं, 36 कहाँ यूज हुआ है, 36 यहाँ भी यूज हुआ, 36 यहाँ भी यूज हुआ, 36 यहाँ भी यूज हुआ, 36 यहाँ भी यूज हुआ और 36 यहाँ भी हुआ, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब वापस देखते हैं 37। 37 कहाँ यूज हुआ, 1 2 और 3, तो 37 3 में यूज हुआ है। 38 को देखें, 38 एक जगह यूज हुआ, 2 जगह यूज हुआ, यानी 38 भी एक जगह यूज हुआ। और 40 को देखें तो 40 केवल 1 में ही आया है। अब देखिए भाई, जिसकी आवृत्तियाँ ज़्यादा हैं वह कौन सा है, तो इसमें देखते चले आते हैं, तो 36 की जो आवृत्ति है वह लगातार ज़्यादा आई है, इसलिए जो बहुलक होगा वह होगा 36 यानी 36। जेड इजिकल टू क्या होगा, 36 होगा। क्लियर, आपकी समझ में आ गया। अब देखिए जब क्लियर हो गया है तो उपर्युक्त सारणी को देखने से जो पता चलता है वह पता चलता है कि सबसे अधिक यानी 5 बार कौन सा आया है, 36 आया है, यानी 36 का मूल्य पाया गया है, इसलिए जो बहुलक है वह 36 है। लेकिन एक चीज़ और भी है।